हर साल वही कहानी, कुछ देर की बारिश और दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे पानी। जबकि इस बार तो दिल्ली की नई सरकार पूरी तरह से तैयार थी और दावा किया था कि बाढ़ के हालात नहीं बनेंगे। हमारी आज की कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ आपको इस फ्लडिंग से हर साल उजड़ते परिवारों से मिलाएं, लेकिन इस समस्या की गहराई तक जाके आपको इसके कारण और इसके उपाय समझाए जाएं, ताकि अगले साल जब आपकी सड़कों पे गटर का पानी भरा हो तो आपको ये पता रहे कि क्या सवाल पूछना है और किससे। हम पहले आए मयूर विहार फेज 1, जहां यमुना किनारे रह रहे लोग इवैक्यूएट करके सरकार द्वारा लगाए टेंट में और फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं। यहाँ हमने एक चारपाई पे बैठे दो बच्चों को देखा जो इस स्थिति में होने के बावजूद अपनी नोटबुक में कुछ काम कर रहे थे। कौन सी क्लास में जाते हो? 7th में। तो अब आजकल स्कूल जा पा रहे हो? हाँ, मैं रोज जा रही हूँ। इससे आपकी पढ़ाई पे कुछ असर होता है, कुछ नुकसान होता है घर वालों का? हाँ, इससे बहुत नुकसान होता है, फसल भी खराब हो जाती है। अच्छा, क्या करते हैं आपके बाबू जी? किसान है। किसान है। क्या फसल उगाते हैं बता? तोरई, भिंडी, मेथी, ये सारी चीजें। इस बार क्या पानी ज्यादा भरा है? क्या ज्यादा है? अभी तो आया नहीं है, पहले जितना आ जाएगा, आज छोड़ा है। अच्छा, पहले सुविधा बेटर होती थी, ज्यादा मिलती थी सुविधा, या उतनी सेम वैसा ही है हर साल जैसे होता है? अब की भी वैसे ही है जैसे पहले होता था। जैसे पहले होता था अब भी वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा, और यहाँ आप तो स्कूल जा रहे हैं, आपका भाई जा रहा है? हाँ, जा रहे हैं भाई भी। किस स्कूल में जाते हैं? यहाँ जो पॉकेट 4 है उसमें। पॉकेट 4 में सरकारी स्कूल है? हाँ। ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इस समय प्रकृति का प्रहार ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस समय क्लाइमेट चेंज की कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे हैं। पिछले साल वेदर डिपार्टमेंट के अनुसार दिल्ली मानसून 1901 से लेकर अब तक का 7th वेटेस्ट मानसून था। दिल्ली में पिछले साल 1029 mm रेनफॉल रिकॉर्ड करी गई, हमारे लॉन्ग पीरियड एवरेज 640 mm से कहीं ज़्यादा। इस साल भी अगस्त में 843 mm रेन हुई, मेकिंग इट अगेन द वेटेस्ट अगस्त सिंस 2010। लेकिन क्या देश की राजधानी के हालात सिर्फ बारिश की वजह से बिगड़े हैं? इसका जवाब देने के लिए हमें पहले दिल्ली का नेचुरल डिज़ाइन और उसका ड्रेनेज सिस्टम समझना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली शहर ज़्यादातर प्लेन लैंड है और उसके दो मेन फीचर्स हैं। पहला, दिल्ली रिज, जो अरावली माउंटेन्स रेंज का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, जिसे दिल्ली के लंग्स भी बुलाया जाता है। ये रिज एक नेचुरल वाटरशेड की तरह काम करता है और दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को 2 सेक्टर्स में बांट देता है। तो इस रिज के ईस्टर्न साइड पे जितने भी ड्रेन्स हैं वो डायरेक्टली यमुना में जाते हैं, और रिज के वेस्टर्न साइड में जितने भी ड्रेन्स हैं, पानी है, वो जाता है साहिबी रिवर में, जिसको आज हम नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जानते हैं। दिल्ली का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है यमुना नदी, जो दिल्ली में 55 किलोमीटर का सफर तय करती है और दिल्ली की 70% पॉपुलेशन को पानी देती है। आयरनी की बात यह है कि यमुना अपनी लंबाई का बस 2% हिस्सा ही दिल्ली से निकलती है, लेकिन ये शहर इस नदी के 80% पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी पानी को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में 3 बराज हैं, वजीराबाद, ITO और ओखला। एक और बराज आपका जानना जरूरी है और वो है हथनीकुंड बराज, जो दिल्ली से कुछ 200 किलोमीटर दूर हरियाणा में पड़ता है। अब कईयों ने ये सवाल उठाया कि क्या हथनीकुंड बराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई या नहीं। ये समझने के लिए हमने बात करी भीम सिंह रावत से, जो साउथ एशियन नेटवर्क ऑफ डैम्स, रिवर्स एंड पीपल्स में कोऑर्डिनेटर है। रेनफॉल एक्टिविटी जो रही है हिल एरियाज में ओवर द वीक लास्ट, तो उसका काफी कंट्रीब्यूशन है। तो क्लियर चीज हमें लग रही है, समझ में आ रही है कि पिछले जो 2 सालों से, यानी कि जुलाई 2023 से हो रहा है, वो इट इज काइंड ऑफ अनयूजुअल फ्लड स्पेल। It is not being predicted well by the government agency, including the Central Water Commission and other departments. बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो कंपेरेटिवली लो वॉल्यूम के फ्लड रिकॉर्ड हो रहे हैं हथनीकुंड में, नीचे आ रहे हैं। उसके कंपेरिजन में दिल्ली में जो फ्लड इम्पैक्ट कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल लेवल का कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर 2025 को, इस महीने, पीक फ्लड वॉल्यूम जो रिकॉर्ड किया गया हथनीकुंड पे 9 बजे, वो था 3.29 लाख क्यूसेक। पर उसका जो इम्पैक्ट हुआ दिल्ली में वो कब हुआ है? कल सुबह 6 बजे, जब उसका पीक हम देख रहे हैं दिल्ली रेलवे ब्रिज पर जो रजिस्टर किया गया वो 207.48 है। इट इज जस्ट बिलो 0.01 मीटर ऑफ 1978 फ्लड लेवल। और सरप्राइजिंग थिंग इज दैट कि 1978 का वो बेंचमार्क जो सेट हुआ था वो तब सेट हुआ था जब हथनीकुंड बैराज पे पीक फ्लड वॉल्यूम जो रिकॉर्ड किया था
7 लाख क्यूसिक प्लस था, जिसको हम कह देते हैं कि 7 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी छोड़ा था। देखिए, दिल्ली का आखिरी ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया गया था 1976 में, जब दिल्ली की पॉपुलेशन और उसका अर्बनाइज एरिया आज के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हिसाब से दिल्ली का करंट नेटवर्क रोज़ की बस 50 रेन को ही हैंडल कर सकता है। इसलिए आज दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कई चैलेंजेस का सामना करता है। पहला, एक कंबाइंड सीवर सिस्टम, यानी बारिश का पानी और नाले का पानी ज़्यादातर सेम पाइप्स में जाता है। तो जब तेज़ बारिश होती है तो नाले का पानी, जिसमें सॉलिड वेस्ट, पोल्यूटेंट्स, प्लास्टिक और तरह तरह का कूड़ा भरा होता है, इन पाइप्स को क्लॉग कर देता है और तब होती है वाटर लॉगिंग। दूसरा बड़ा चैलेंज है इंक्रोचमेंट। दिल्ली में बह रहे ड्रेन्स के पास और खासकर यमुना के फ्लड प्लेन्स पे, जिससे पानी का नेचुरल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। अब दिल्ली सरकार डीडीए की मदद से इस नवंबर तक यमुना फ्लड प्लेन से सारी इंक्रोचमेंट्स डिमोलिश करने का प्लान बना रही है। लेकिन क्या यही एक सही उपाय है, और क्या सरकार इन लोगों को रिहैबिलिटेट कर पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। ड्रेनेज सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें ढेर सारी एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिससे ना तो ढंग से कोऑर्डिनेशन होती है और ना ही ढंग से काम। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिवीजन की वजह से किसी भी डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना, चाहे वो डीडीए हो या दिल्ली जल बोर्ड, और मुश्किल हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा पर भी बनता है। इस साल जून में दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2025 निकाला था और दिल्ली वालों से ये दावा किया था कि बाढ़ के हालात नहीं बनेंगे। इस मीटिंग में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा, कई एमपीज और डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। मीटिंग में ये भी क्लेम किया था कि 20 लाख मीट्रिक टन ऑफ सिल्ट यानी गीली मिट्टी जो बैठ जाती है को कई मुख्य ड्रेन से हटाया जा चुका है और 90% डीसिल्टिंग का काम हो गया है। लेकिन ये भी सच है कि यमुना की कैरिंग कैपेसिटी 50% घट चुकी है। फॉर्मर आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर एंड हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट ए गोसाई ने क्लेम किया था कि वजीराबाद से लेके ओखला तक जो ये 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें यमुना का रिवर बेड 7.5 फीट तक उठ चुका है, जिसका मतलब यमुना की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक विशाल स्केल पे कोऑर्डिनेशन के साथ सफाई करनी पड़ेगी। इस समस्या के और सॉल्यूशंस जानने के लिए हमने बात करी लैंडस्केप आर्किटेक्ट अक्षय कौल से। How difficult is it to reach a stage where Delhi can effectively handle either high rain or flooding conditions if they're coming from upstream? And is it a difficult mammoth task, or is it a matter of political will? I think everything starts with political will. And more than the political will, it is the continuity and getting the right people in the right place. The issues are same across every city in India. The challenges that Delhi is facing is happening elsewhere across the country. We also know that through NGT, through fort rulings, all, of the 500 to 600 lakes, only 150 odd remain in Delhi. Now, all these lakes had catchment areas around it. So the water from that went into this and it held in itself for some time. So the immediate action plan is, where are we with that? And where are we with its catchment? Is the Najafgarh Lake, which was really huge at one point of time. And it was the Najafgarh Jheel. It was huge until it was turned, I don't remember the exact date, but it was turned into a conduit to take the water as quick as possible into the Yamuna. Right. So like the lakes in Kashmir or the wetlands in Kashmir held the water. It delayed at one point of time, almost, I'm talking everything when I talk, it's about 100 years. So we had about 322 drains, or rather rivulets in Delhi, out of which they have been converted to 22 drains approximately. Right. And most of them, as you mentioned, they are almost sewage drains now. So can we separate the sewage from these? There are two things that are parallelly happening at given point of time. One is the deluge that is coming downstream. Two is within Delhi, how can we slow down during the time of the deluge to move the water, detain the water slowly as it moves into the river. So these are two exercises that need to be done parallelly. Yeah, in this, there are two very simple ways. We tackle the large government institutional areas, large open public spaces. In the open public spaces, we can look at nature-based solutions where we take the water temporarily. Not only will it mitigate flood, delay flood, reduce the amount of flood, but it will recharge
and begin to make ourselves water sufficient. That is what we also want. Right. The other is what is called on-site detention, which cities like Sydney have very easily adopted. You slow the runoff that is coming from the roofs, from your parking lots that are going into the streets. They're very simple devices. You install them. Right. You delay them. So you slow, you delay, and you use very simple nature-based solutions to kind of do that. But it requires a multi-stakeholder, multidisciplinary approach, all of them on one table. Only then will you work. Anyways, the government departments work in silos, so it's not going to work. Also, so there are talks of beautification. Home Minister Amit Shah talked about replicating the Sabarmati model in Delhi for Yamuna. Do you think that's a good idea? That is coming from the West, where the rainfall patterns are very different. They don't have anything called monsoon. Right. It's spread over a long period of time. So even if you channelize them, it might work, but in this country, it doesn't work. Right. Because it rains. It rains only in 3 months. And we need the floodplains because we don't have the other systems in place. So channelizing what you see as floods is on one hand, is shifting the problem elsewhere. So, we have had this whole knee-jerk reaction. Every time there has been floods in Delhi, and if you look at, the data of the floods, you will find that every time there was a flood, say 78 flood, X number of bunds and pushtas were made. So the floods shifted they protected one area, but they moved to the other area. We have to move away from the concept of landscape as beautification, projects as beautification, and quick fix projects for events. I mean, it has nothing to do with the political turmoil who is there, but it is a pattern, whether it was Commonwealth or whether it was the last big summit that happened in the country. ये रिपोर्ट हमने इस उम्मीद में बनाई है कि शायद आने वाले समय में दिल्ली को इन्हीं समस्याओं का सामना बार बार ना करना पड़े और अगली बार जब पानी आपकी सड़कों पर भरा हो तो सवाल सिर्फ बारिश से नहीं, जिम्मेदार लोगों से भी पूछा जाए। दिस इज समर्थ ग्रोवर फॉर न्यूज लॉन्ड्री। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.